हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के छात्रों के लिए जो उनका कॉमन कोर्स है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इनका सब्जेक्ट है ये पेपर नंबर 7 है और इसी से रिलेटेड हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिया है। नेक्स्ट हम 20 क्वेश्चंस और करेंगे इस वीडियो में, तो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन आज कवर होने वाले हैं। आप लोग वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके 40 क्वेश्चन कवर हो जाएं और अच्छे से तैयारी भी इसकी हो जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको वन लाइनर क्वेश्चन अगर आए तो उसमें किसी भी प्रकार से समस्या का सामना करना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है 21, क्योंकि हमने 20 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप देख रहे हैं अब ये 21 जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि NGO शिक्षा में योगदान इस प्रकार देते हैं। तो जो NGO हैं वो किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन है कि छात्रवृत्ति प्रदान करके, या परीक्षा आयोजित करके, या बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो NGO होते हैं ये सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके उनको सहयोग करते हैं और इसमें इनका योगदान रहता है कि छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति देना, ताकि वे अपने उस क्लास को भी कंटिन्यू कर सकें और नेक्स्ट क्लास भी वो कर सकें, किसी भी प्रकार से उनको आर्थिक स्थिति का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो। तो औपचारिक शिक्षा मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया है कि जो औपचारिक शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा है दोनों अलग अलग स्थानों पर दिए जाते हैं। जैसे कि औपचारिक शिक्षा जो है आपका वो विद्यालय और कॉलेज में दी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, विद्यालय और कॉलेज में ये शिक्षा दी जाती है। बल्कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय, कॉलेज या संस्था में नहीं दी जाती है, वो घर परिवार से या समाज से, या फिर हम जो एक संस्था के अंतर्गत ना रह कर के सीखते हैं, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं जो हम दूसरों को अवलोकन करके सीखते हैं, वो क्या कहलाता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो ध्यान में आप रखिएगा, औपचारिक शिक्षा जो होता है विद्यालयी शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा आपके जो माता पिता के द्वारा, घर के सदस्यों के द्वारा या समाज के द्वारा और हमारी संस्कृति के माध्यम से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सा शैक्षिक दर्शन मन के विकास और सत्य की खोज पर जोर देता है। तो नंबर 1 ऑप्शन है प्रकृतिवाद, नंबर 2 है आदर्शवाद, नंबर 3 है व्यवहारिकता, चौथा है मानवतावाद। तो जो शैक्षिक दर्शन मन के विकास और सत्य की खोज पे जोर देता है वो आपका क्या कहलाता है, आदर्शवाद। यानी कि शैक्षिक दर्शन हम किस में करते हैं, आदर्शवाद में करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है। तो प्रकृतिवाद का जनक किसे कहते हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका पहला है जीन जैक्स रूसो, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है मारिया मॉन्टेसरी और चौथा है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका पहला है जीन जैक्स रूसो, या आप केवल रूसो के नाम से भी जान सकते हैं, जो रूसो हैं वो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा में व्यवहारिकता मुख्य रूप से
किस पे केंद्रित होती है? तो शिक्षा में जो व्यवहार है वो किस पे केंद्रित होगा? इसका नंबर 1 ऑप्शन है कि अमूर्त विचार, नंबर 2 है व्यवहारिक अनुभव, नंबर 3 है पारंपरिक मूल्य, और नंबर डी है या 4 है मानव क्षमता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जब व्यवहार के बारे में पूछा गया है तो आप जानते हैं व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, और जहाँ कहीं भी व्यवहार में कमी आती है उस चीज़ में सुधार भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि शिक्षा का कौन सा दर्शन व्यक्तिगत विकास और अल्प साक्षात्कार के महत्व पर जोर देता है? तो इसका जो आंसर है वो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख ही रहे हैं। नंबर 1 है आदर्शवाद, नंबर 2 है प्रकृतिवाद, नंबर 3 है व्यवहारिकता, और नंबर 4 है मानवतावाद। तो शिक्षा और दर्शन ये दोनों आप लोग अभी जस्ट ही पढ़े हैं, आदर्शवाद में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका पहला हो जाएगा, आदर्शवाद सही है। तो शिक्षा और दर्शन इसी से आप आकलन करिएगा कि जहाँ कहीं भी ये शब्द आए वो आपके किससे जुड़े होंगे? आदर्शवाद से। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्यवहारवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित पर आधारित होनी चाहिए। तो शिक्षा किस पे आधारित होना चाहिए? उसका कठोर पाठ्यक्रम हो, या उसका शाश्वत सत्य हो, या व्यक्तिगत अनुभव हो, या धार्मिक सिद्धांत हो। तो यहाँ पे कठोरता के साथ में अगर आप कोई चीज़ थोपेंगे बच्चों पे पाठ्यक्रम बना करके तो फिर वो यहाँ पे सही नहीं होगा। या आप व्यक्तिगत अनुभव, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका व्यक्तिगत अनुभव स्वयं से होता रहेगा, तो ये भी आपका यहाँ कोई विशेष मायने नहीं रखता है। धार्मिक सिद्धांत जो कि वो अपनी संस्कृति के माध्यम से सीखता रहेगा। तो यहाँ पे जो शाश्वत सत्य है इस पे व्यवहारवाद सत्य होना चाहिए, या कह लीजिए इसी पे केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें सत्य हैं उसी को सामने रखा जाए। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 कि भारत में बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की अवधारणा से कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो इमर्जिंग इंडिया का पेपर है आपका पेपर नंबर 7, इसमें आपको बहुत कुछ इतिहास से रिलेटेड या भौगोलिक रिलेटेड इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं हम इसका ऑप्शन क्या है। इसमें आपके भारत में बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की जो अवधारणा है इससे जो दार्शनिक जुड़े हैं उनके नाम में दिए गए हैं कि स्वामी विवेकानंद हैं, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, या अरबिंदो हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ये आपके बुनियादी शिक्षा या कह लीजिए कि नई तालीम की अवधारणा से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक परंपराओं को मिश्रित करने के उद्देश्य से विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर्स दिया गया है, पहला दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा अरबिंदो, तीसरा जॉन डीवी, और चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका डी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक परंपराओं को मिश्रित करने के उद्देश्य से इन लोगों ने ही जो विश्वविद्यालय स्थापना की उसमें आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी शामिल थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी विश्व भारती की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि किस भारतीय दार्शनिक ने शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को मिलाकर समग्र शिक्षा पर जोर दिया? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है महात्मा गांधी, अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। तो ये जो दार्शनिक थे ये शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन सभी पहलुओं पर जोर दे रहे थे, वो थे आपके अरबिंदो। ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
आपको ये सारे क्वेश्चन स्पेशल फील्ड में बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं नई नई वैकेंसियां भी आ रही हैं। उसमें आपको कभी अगर एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ा तो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आपको ये सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जितना भी पढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए तो जितना वो हेल्प करेगा ही, बल्कि आगे चल करके आपको किसी भी वैकेंसी में अगर वहाँ पे पेपर देना पड़ा तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देंगे स्पेशल एजुकेटर का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी बनी रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 31 कि अनुभवात्मक शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के दर्शन के लिए कौन जाने जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है जॉन डीवी या जीन पियाजे, मारिया मॉन्टेसरी या जीन जैक्स रूसो। तो अनुभवात्मक शिक्षा से जो जुड़े हैं या प्रगतिशील शिक्षा के दर्शन के लिए जो जाने जाते हैं वे कौन हैं? वे हैं जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32 कि मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक दृष्टिकोण का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। तो मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक दृष्टिकोण का किस प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं, वो किस पे आधारित है? तो शिक्षक केंद्रित है या फिर बाल केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है या परीक्षा केंद्रित है। तो आप जानते हैं मारिया मॉन्टेसरी जो हैं वो छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो एक तरीके से मॉन्टेसरी पद्धति भी लेकर के आई, उनके नाम पे ही आया था ये। तो ये जो है बाल केंद्रित है, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को आगे चल करके बहुत देखने को मिलेंगे जब आप लोग वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे। आप जान ही रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके बेसिक शिक्षा में भी पूछा जाता है, पीआरटी का हो, केबीएस का हो या फिर स्पेशल एजुकेटर का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें भी आ सकते हैं और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से अगर तैयारी करें तो आपका आगे भी बेटर रहेगा। तो 6 से 14 वर्ष के लिए जो अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 51 का। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका आंसर नंबर सी, जो अनुच्छेद 21 का ए इसको कह सकते हैं या इसको का भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्या उद्देश्य है। तो इसका फर्स्ट है जो ऑप्शन वो है कानूनी अधिकार प्रदान करता है, या फिर राज्य के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना, या फिर मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करना, या फिर है आपातकालीन प्रावधानों की रूपरेखा को तैयार करना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राज्य के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि भाग सेकंड, बी है भाग थर्ड, सी है भाग फोर्थ और डी है भाग 5। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो भाग नंबर थर्ड में निहित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस प्रकार के अधिकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या आपातकालीन प्रावधान। तो आप जानते ही हैं भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसा वहाँ पे अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट है 37 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 15। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो होगा आपका पहला ही ऑप्शन, अनुच्छेद 46। ये कमज़ोर वर्ग को, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सभी के शिक्षा पर ये जोर देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। तो इसको RTE अधिनियम के नाम से, या SSA अधिनियम, या फिर NPE अधिनियम, या फिर RMSA अधिनियम। तो इसको RTE अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि RTE अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो आप जानते ही हैं इसमें 6 से 14 वर्ष, ये कहीं आपको ढूंढना ही नहीं है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही जो मुफ्त शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, वो प्रावधान है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका 40 क्वेश्चन कि RPWD अधिनियम 2016 का उद्देश्य निम्नलिखित व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। तो कि RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत आप जानते ही हैं 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल है और ये दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो आप लोग 20 क्वेश्चन जो सीरीज़ दी गई है उसको भी तैयार कर लें, इसके साथ में इसको भी आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। सारे वीडियोज आप लोग रोज़ 10 से 15 मिनट की वीडियोज रहेगी, उसको देखते रहिएगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं सेकेंड ईयर में हैं, यहाँ पे बैक ना लगे, कोई भी चांस ना रहे ऐसा, आप लोग ज़रूर पास हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी में ज़रूर बैठ पाएँ। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी वीडियोस दी जा रही हैं उन सभी को आप देखते रहिए ताकि अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाए। 10 से 15 मिनट की ही वीडियो रहेगी, आपको 20 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन फंसे तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।